नमस्कार। आज जब मैं ममता कालिया की रवि कथा पढ़ रही हूँ तो याद है कि आज ही लता जी हमें छोड़ के चली गई। उनके गीत हमें असल में जिस दिन हम लोग आँख खोलते हैं उसी दिन से उनके गीत सुनते हैं और पूरी उम्मीद है कि जिस दिन आँख मूंदेंगे उस दिन भी उनके गीत सुनेंगे। कला का यही महत्व है कि वो जो दो बोल हैं वो जीवित रह जाते हैं सदा सदा के लिए। मैंने जब रात को कल पढ़ा और सोचा कि मैं रवि कथा से पढ़ूंगी तब मुझे मालूम न था कि मैं आज की कहानी या आज की जिंदगानी को कुछ इस तरह से शुरू करूंगी। हम में से किसी को भी शायद पता नहीं था, या शायद पता था। जिस तरह से बीमार थी मैं, और जब मैंने सुबह वो खबर पढ़ी देखी तो मुझे लगा अरे ऐसा भी। इस कहानी को मैं शुरू करती हूँ आमुख से। ममता जी ने बहुत सुंदर शब्द दिए हैं आमुख में, उसमें से कुछ पोर्शन से मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक जीवन काल का प्रेम होता है, हंसता खेलता खिलखिलाता, कभी उद्दंड कभी उद्दाम। उसमें मान मनोबल मनोहार और मुखर उलाहने होते हैं। उसमें संवाद होता है और विवाद भी। वहां रूठना मनाना और फिर रूठना चलता है। और दूसरा जीवनोपरांत प्रेम होता है। दो में से एक सुग्गा उड़ गया, दोनों ने मिलकर नीड़ का निर्माण किया। एक अकेला रह गया सूने निविड़ नीड़ में। उड़ने वाले पंछी ने उससे कहा, बस इतना था मेरे पास तुम्हें देने के लिए, बस इतना था मेरे पास तुम्हें देने के लिए, बस इतना था मेरे पास तुम्हें देने के लिए। यही प्रेम स्मृति का वितान तान मेरे आकाश को भर देता है। मैं रवि को अपने आसपास बोलते उठते बैठते और चलते फिरते देख लेती हूँ। यादों में बसे इस रवि से मेरा प्रेम उस जीते जागते रवि की तुलना में कहीं ज्यादा है। यह रवि पूरी तरह मेरा है। यह रवि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसे नौकरी पर 9 से 5 बाहर नहीं जाना होता। इसको शाम को दारू नहीं पीनी होती। यह मेरे किसी काम में मीन मेख नहीं निकालता। हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल घंटों बैठे रह सकते हैं। ऐसे खुशकिस्मत जोड़े बहुत थोड़े होते हैं जिनका दम साथ साथ निकले। फसाने की बात और है, हकीकत कुछ और। रवि की छवि आंखों में लिए मैंने ना जाने कितनी किताबें पढ़ डाली, कितने कागज काले कर डाले। हर रात की सुबह बड़ी मुश्किल से होगी। हर वक्त हर घड़ी यही लगा रहता है। मेरे ख्यालों के रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं, वो देखिए वो गुजर रहे हैं। इस सच्ची प्रेम कहानी की शुरुआत मैं पहले अध्याय से नहीं करूंगी, वो तो बहुत ही ज्यादा अवसन्न कर देता है। मैं करूंगी दूसरे से, जहां से शुरू होती है प्रेम कहानी। आज 6 तारीख है, नहीं हाँ आज 6 तारीख है और कल बसंत पंचमी थी। बसंत के महीने में अगर प्रेम ना किया तो क्या किया भला। तो चलिए पढ़ते हैं सच्ची मुच्ची की प्रेम कहानी। फकत निगाह से होता है फैसला दिल का। इस किताब में रवि कथा में लगभग हर अध्याय शुरू होता है किसी न किसी शेर से। फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, न हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है। फकत निगाह से होता है फैसला दिल का।
न हो निगाह में शोखी तो दिल भरी क्या है। उफ, यह मैं किसके बारे में क्या लिख रही हूँ दोस्तों। मेरे अब तक के लिखे पर डिलीट दबाओ। मुझे आपके साथ रविंद्र कालिया की तकलीफ भरी तिमाही का सफर करना है, या उनके छैल छबीले 46 साल का। छैल छबीले 46 साल, वाह वाह। 30 जनवरी सन 1965 को जिस रविंद्र कालिया से कहानी सवेरा गोष्ठी में चंडीगढ़ में मेरा परिचय हुआ, वह बात बात पर ठहाके लगाने वाला, अजीबो गरीब किस्से सुनाने वाला चेन स्मोकर और बेचैन बुद्धिजीवी था। कद शाफी, तीखे नाक नक्श, बेहद सुंदर हंसी और हर दिल अजीज। चंडीगढ़ में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान से लेकर कमलेश्वर और राकेश तक सब रवि से मुखातिब थे। जैसा शीर्षक से स्पष्ट है, यह कहानी गोष्ठी पंजाब विश्वविद्यालय के सभागार में सुबह के समय हुई। मेरे लिए हर परिचय नया था, किंतु सबके महत्व से मैं परिचित थी। वहां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नामवर सिंह सरीखे दिग्गज भी थे। नामवर जी ने मंच से मेरे आलेख की सराहना कर दी। मेरे लिए तो उस दिन यही बड़ा पुरस्कार बन गया। शाम को मैंने वापस दिल्ली जाने की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर मदान और राकेश जी ने मुझे समझाया कि अगले दिन चली जाना। डॉक्टर मदान ने कहा, अभी तुम्हें सुखना झील दिखाएंगे, रुकी रहो। मैं अड़ गई। मैं कॉलेज में बताकर नहीं आई थी, छुट्टी का आवेदन भी नहीं किया था, यह सोचकर कि रविवार को सुबह गोष्ठी है तो मैं रात तक घर पहुंची जाऊंगी। मैं डॉक्टर इंदु बाली के यहाँ ठहरी थी। वहां से अपनी अटैची लेकर आई। सभी सीनियर रचनाकारों का बड़प्पन था कि मुझ जैसी चिरकुट सिलबिल लेखिका को छोड़ने तक वे बस स्टॉप आए। अरे बस स्टॉप नहीं, बस स्टॉप में तो बस से आती जाती ना, बस अड्डे आए वो सब के सब छोड़ने। ताज्जुब की तरह रवि ने घोषणा कर दी, मैं भी दिल्ली जा रहा हूं, मैं भी दिल्ली जा रहा हूं, घोषणा कर दी। सब दोस्त हक्के बक्के रह गए। रवि के हाथ में अपना कोई असबाब भी नहीं था। राकेश जी और कमलेश्वर जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, इन्हें चले जाने दो, शाम को महफिल का रंग जमेगा। रवि नहीं माने, बस में सवार हो गए। दिन भर में जिस शख्स ने मुझसे नहीं के बराबर बात की वह रविंद्र कालिया ही था, जबकि बाद में मुझे पता चला कि मुझे चंडीगढ़ गोष्ठी में बुलाने का प्रस्ताव रवि का ही था। देख लीजिए, इसकी कोई खबर उन्होंने मुझे न लगने दी। मैं जब बस में चढ़ी, मेरी बगल वाली सीट पर रविंद्र कालिया विराजमान थे। भाई मैं थोड़ी सी खिसक के बैठ लूं अब। मेरा मन संशय और दुविधा, शिकवा और शिकायत से भरा हुआ था। चंडीगढ़ में दिन भर में इस इंसान ने मुझसे सबसे कम बात की थी। शनिवार शाम इंदु बाली जी के घर मुझे स्थापित कर ये जैसे भूल गए थे कि मैं भी आई हुई हूं। मेरे साथ जाने की कोई तुक भी नहीं थी इस वक्त। लेकिन देखिए, बगल में बैठे मैं भी बाहर खिड़की की तरफ देख रही हूं। मैं नहीं देखूंगी इस तरफ, क्यों देखूं? खैर, सफर शुरू हुआ। बस के शोर में अपने शब्दों की कमी महसूस नहीं हुई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के शब्दों में, कितना अच्छा होता है एक दूसरे को बिना जाने पास पास होना। ये क्या हो रहा मुझे भाई? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना याद आने लगे, और वो भी ये थे, कितना अच्छा होता है एक दूसरे को बिना जाने पास पास होना और उस संगीत को सुनना जो धमनियों में बसता है। बातचीत की पहल रवि ने की। आप सिर्फ कविता लिखती और पढ़ती हैं? नहीं, मैंने बहुत सा गद्य साहित्य भी पढ़ा है। आपके प्रिय रचनाकार कौन है? अरे देखिए, इंटरव्यू लेने लगे महाशय। आपके प्रिय रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार अज्ञे और निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा को आप कवि मानती हैं या कथाकार? वे कहानी को कविता की तरह तरल और तन्मय बना देते हैं। जलती झाड़ी और वे दिन मेरी पसंदीदा पुस्तकें हैं।
रवि ने अज्ञेय और निर्मल वर्मा पर निशाना साधते हुए कलावादी और व्यक्तिवादी लेखन पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, हिंदी कहानी इनकी अभिव्यक्ति से बहुत आगे निकल चुकी है। मुझे काफी बुरा लगा कि रविंद्र कालिया मेरे समस्त नायक ध्वस्त किए जा रहे हैं। वे रुके नहीं। उन्होंने उनकी भाषा और भावभूमि को भी नकार दिया। रवि बोले, ये दोनों रचनाकार नकली स्थितियों पर बनावटी भाषा में लिखते हैं। इनकी भाषा में अनुवाद का स्वाद आता है, ओरिजिनल नहीं है, अनुवाद किया करते हैं। तो आपको कौन से रचनाकार पसंद है ये तो बताइए। मोहन, राकेश, नागार्जुन, अमरकांत और नामवर सिंह। नामवर जी तो आलोचक हैं। मैंने कहा, इससे क्या, उन्होंने आलोचना को रचना की ऊंचाई दी है। तभी बस घरघरा कर रुक गई। करनाल आ गया था। पता चला बस खराब हो गई है। लो जी। हमने बस अड्डे पर चाय पी। रवि चाय के साथ सिगरेट पीते रहे। चाय से कम और सिगरेट की चमक से ज्यादा गर्मी निकल रही थी। आपने हेमिंगवे पर गौर किया है? रवि ने पूछा। हेमिंगवे मेरे प्रिय लेखक थे। उनकी हर रचना बारंबार पढ़ी थी। उन जैसी भाषा शैली और पौरुषमय अभिव्यक्ति विरले साहित्यकारों को ही मिलती है। हम काफी देर हेमिंगवे पर बात करते रहे। बस की मरम्मत हो गई और बस फिर से चल पड़ी। वह क्या जमाना था, बस की मरम्मत हो गई और बस चल पड़ी। तीखी हवा से कुछ राहत मिली बस में। दिल्ली पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। रात ठंड और ठिठुरन आपस में होड़ ले रही थी। यह दिल्ली की जमीन का असर था कि हम दोनों अलग दिशा में वाहन ढूंढने लगे। बस में साथ बैठे थे, लेकिन दिल्ली में जमीन पर आते ही अलग अलग वाहन ढूंढने लगे। रवि के हाथ में कोई सामान नहीं था। मैं अटैची थामे हर स्कूटर वाले से पूछती, शक्तिनगर चलोगे? सबने मना कर दिया। टैक्सी वालों ने भी मेरी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब क्या हो भाई, अब क्या करूं? स्कूटर टैक्सी वालों की सामूहिक न के बाद भी मुझे उम्मीद थी कि अभी कोई चौथा वाहन आएगा और मैं शक्तिनगर जा पहुंचूंगी। रवि तब तक गए नहीं थे। पास आकर बोले, लगता है रात सड़क पर ही काटनी पड़ेगी। यह पता नहीं चला कि यह भविष्यवाणी उन्होंने अपने लिए की थी या मेरे लिए। आपके मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। नहीं, उनकी परेशानी सुबह शुरू होगी। मैंने कहा था मैं सोमवार तक आऊंगी। फिर वहां से क्यों चल दिया आप? मुझे लेक्चर तैयार करना था। रवि ने 2-1 स्कूटर वालों से बात की। उनके इलाके संतनगर, करोलबाग सब जाने को तैयार थे। रवि ने तकल्लुफ निभाया। एक बार नामवर सिंह हमारे कमरे पर रुक गए थे। हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया था, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। आप वहां भी चल सकती हैं, या हम लोग वापस चंडीगढ़ की बस में बैठ जाएं। प्यार शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया है अब हमारी समझ में। प्यार शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया है अब हमारी समझ में। सहवास, अब हमारी समझ में सहवास आता है। ऐसी धाकड़ कविता लिखने के बावजूद व्यवहारिक स्तर पर मैं बड़ी डरपोक किस्म की खरगोश लड़की थी। रात के 12 बजे एक लगभग अपरिचित लड़के के घर जाकर नामावरी हासिल करने का मेरे अंदर कतई कोई हौसला नहीं था। इससे बेहतर था कि हम बंद खैबर की सीढ़ियों पर बैठकर निर्मल वर्मा के परिंदे की समीक्षा कर लेते। कई युक्तियां सोची गई। धर्मशाला, होटल, रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम, पर कहीं भी जाने के लिए कोई वाहन ही उपलब्ध न था। हम एक खाली ऑटो रिक्शा में बैठ गए जो बस अड्डे पर खड़ा था। उसका मालिक ठंड से घबराकर कहीं दुबका हुआ होगा। हम बहुत थक चुके थे। ऑटो बर्फ का इग्लू बना हुआ था। उसकी छत पर थोड़ी थोड़ी देर में कोहरा टपक रहा था। 1965 की रात है, ठंड की। बाहर के अंधेरे में पिल्लों के पेपे और सन्नाटे का मिश्रण एक अलग रसायन तैयार कर रहा था। हम दोनों के बीच मेरी पुरानी अटैची चीन की दीवार की तरह स्थापित थी, जिस पर सिर रखकर एक झपकी ली जा सकती थी।
तभी कहीं से ऑटो का मालिक झल्लाता हुआ आया और सीधे बिगड़ने लगा। उसे हमारे वहां बैठने पर एतराज था। रवि फौरन नीचे उतरे। इस आड़े वक्त पंजाबी भाषा बड़ी काम आई। जल्द ही शांत होकर उसने कहा, घंटा एक और निकाल लो जी, फिर मैंने भी जाना है। कॉल का पक्का वह घंटे भर बाद आया। ठंडे पड़े ऑटो को उसने किक मारकर जगाया और खड़ 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 चल पड़ा। अंधेरे में रास्ता क्या, शहर भी अपरिचित लग रहा था। मैंने अपने को ऐसी बस्ती में पाया जहां सड़क के दोनों ओर मकानों की कतारें थीं, लेकिन कहीं रोशनी या जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। ऑटो ड्राइवर पैसे लेकर चला गया। रवि ने मेरी अटैची थाम रखी थी। एक दरवाजे पर काफी देर खटखटाने पर किसी ने खोला, जो हमारे आगे आगे सीढ़ी चढ़ गया। यह हमदम था, रवि का चित्रकार दोस्त और रूम पार्टनर। उसने एक चिट्ठी रवि के हाथ में रख दी। चिट्ठी इनकी छोटी बहन कमलेश की थी। इंदर, तुम चिट्ठी नहीं लिखते, न हमारी चिट्ठियों का जवाब देते हो। झाई जी को बेहद फिक्र हो रही थी, इसलिए हम आज आए। तुम बिना बताए चंडीगढ़ चले गए हो, हम सबको बेआराम किया तुमने। कमलेश। रवि चिट्ठी से थोड़ा विचलित हुए, फिर प्रकृतिस्थ हो गए। हमदम ने अपनी रजाई समेटी और बगल के कमरे में चला गया। रवि ने तुरंत बिस्तर की चादर ठीक से बिछाई, रजाई पैदाने रखी और बताया, बाथरूम बालकनी में है। बाथरूम में ना रोशनी थी और ना ही पानी, इसलिए जैसे गई थी वैसे ही लौट आई। तब तक रवि जमीन पर खेस बिछाकर लेट गए थे। थकान और नींद ने समस्त चेतना सुन्न कर रखी थी। मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई, गहरी स्वप्न विहीन नींद। बहुत रात गए, काफी समय हो गया होगा, बहुत रात गए। ऐसा महसूस हुआ कोई मेरे बालों को छू रहा है। मेरे होठ कह रहे हैं, तुम्हें ठंड लग रही होगी। पता चला हम दोनों कांप रहे हैं, सिर्फ ठंड से नहीं। रात के उन थोड़े से घंटों में हम एक दूसरे के कोलंबस हुए। उस वक्त हमने नए देशांतर नहीं ढूंढे, किंतु तटबंध पहचान लिए। हम ऐसे नाविक थे जो तैरना नहीं, डूबना जानते थे। एक आग का दरिया है और डूबते जाना है। अब पढ़ेंगे दूसरा वाला। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। इकबाल का शेर है ये। इस नई दोस्ती में रवि मुझसे लगातार चकित हुए और मैं रवि से विस्मित। यह इंसान नामवर सिंह और मोहन राकेश के सिवा किसी को अपना गुरु मानने को तैयार ही नहीं था। बीए ऑनर्स में मोहन राकेश के सम्मोहन में फंसे रविंद्र कालिया को उनकी कहानियां कंठस्थ थीं। वे उनकी जीवन शैली के भक्त थे, लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ। जीवन शैली के भक्त थे, लेकिन उन्हीं की मर्जी के खिलाफ वे चंडीगढ़ की बस में सवार होकर मेरे साथ दिल्ली चल दिए थे। नामवर जी की प्रज्ञा, प्रतिभा और उत्पन्नमति से रवि ही क्या, समस्त बुद्धिजीवी कायल थे। नामवर जी अध्यक्ष के पद से गोष्ठी में अंत में कोई ऐसा वक्तव्य दे डालते कि सारी गोष्ठी खंडित हो जाती। उनके पास अकाट्य तर्क होते। मेरे साथ दोस्ती में रवि मस्त मौला आदमी थे। न कभी मेरा वेतन जानना चाहा, न बैंक अकाउंट। अपने बारे में भी ऐसी कोई बात नहीं करते। लॉन्ड्री की धुली शर्ट पैंट पहने वे जब मिलने आते तो इतने स्मार्ट लगते जैसे दफ्तर से नहीं, घर से आ रहे हो, या दफ्तर नहीं, जा नहीं रहे हो, आ नहीं रहे हो दफ्तर से, बल्कि जा रहे हो दफ्तर। ऐसे बिल्कुल जो सुबह पहन के गए वैसे ही साफ सुथरे, या पता नहीं बीच में बदल लेते, कौन जाने, आदमियों का क्या ठिकाना। सबसे बड़ी बात, अभी तक उन्होंने अपने घर परिवार, नौकरी और आर्थिक संघर्षों का कोई पुलंदा नहीं खोला था।
लड़कियों को भावुक और विचलित कर देने के लिए जिस बाजीगरी का सहारा लेते हैं लोग, वह यहां सिरे से ही गायब थी। वो बाजीगर। साहित्य के अध्ययन में रवि मेरे समस्त नायक ध्वस्त कर रहे थे। ऐसा लगता जैसे वे मेरे सारे कथा पुरुषों को परास्त कर एक नए नायक की जगह बना रहे हैं। रवि ने पहले ही दिन उत्कट प्रेमी की भूमिका निभाई। हमारी मुलाकातों को एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि रवि ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। तब मुझे ख्याल आया, पापा जिस तरह मुझे तराश रहे थे उसमें प्यार, मोहब्बत और विवाह जैसी घिसी पिटी परिपाटियों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। दफ्तर से लौटकर वे रोज मुझे इतनी बौद्धिक खुराक पिलाते, इतनी पुस्तकों से लाद देते कि मुझे दिन रात के 24 घंटे भी कम पड़ जाते। मन ही मन मुझे यह सोचकर अच्छा लगा कि रवि के लिए प्रेम में विवाह का फ्रेम अनिवार्य था। वे फालतू चालू फॉर्मूले के अंतर्गत निष्कर्षहीन निकटता के पक्ष में कतई नहीं थे। बड़ी मुश्किल यह थी कि पापा से मैं बात कैसे करूं। रोज शाम ला बोहीम में रवि मेरी पेशी लेते। कल तुमने पापा को बताया? मैं कहती, पापा ने मौका ही नहीं दिया। रवि रूठ जाते, उनकी सिगरेट की खपत बढ़ जाती, वे गुमसुम बैठ जाते। कैपुचिनो कॉफी पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती। रवि कहते, तुम्हें किस बात का डर है? अगर वे हाँ कहे तो ठीक, ना कहे तो तुम अपनी स्लीपरें पहनकर सीधी आ जाना 5055 संत नगर। यह रवि का पता था। मैं कहती, पापा के नक्शे में मेरी शादी का अभी मुकाम ही नहीं है। रवि हताश होकर कहते, फिर गुफा ही हमारी नियति है। ला बोहीम रेस्तरां में एक गर्भगृह जैसा अंधियारा एकांत कक्ष और बना हुआ था, जहां प्रेमी जोड़े या खास मेहमान ही बैठते। रवि और मैं यहीं बैठा करते। कभी कभी वहां जगह न मिलती तो याक रेस्तरां के कोजीनूक में चले जाते। यह रवि की हिम्मत थी कि हमारी पूरी कोर्टशिप के दौरान रवि ने मेरे साथ अच्छी से अच्छी जगह शामें बिताई। टैक्सी में मुझे घर छोड़ा और कभी रुपए पैसे का रोना नहीं रोया। मैं पर्स लेकर चलती थी पर खोलती नहीं थी। मेरे मन में प्रेमी की पारंपरिक छवि ऐसे इंसान की थी जो मेरे ऊपर दिल और जेब दोनों ही कुर्बान कर दे। रवि के अंदर साहस और संकल्प ऐसा अतिरेक था कि तमाम अनसुलझे सवालों के बीच हमारी शादी खो ही गई। उनके कई हितैषियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मेरे हितैषियों ने मुझे समझाया कि यह लड़का तुम्हें 6 महीने में छोड़ देगा। शादी वाले दिन 12 दिसंबर सन 1965 की शाम मेरे एक हितैषी मेरी एक कविता दिखाते शामियाने में घूम रहे थे। यह कविता त्रैमासिक पत्रिका क ख ग के ताजे अंक में मुख्य पृष्ठ पर बोल्ड अक्षरों में छपी थी। प्यार शब्द घिसते घिसते चपटा हो गया है। अब हमारी समझ में सहवास आता है। हितैषी कह रहे थे, यह शादी नहीं बस कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन लेखक जगत ने हमारा साथ दिया। रवि के संपर्क और दोस्तियां बहुत व्यापक थी। मेरे पापा पुरानी पीढ़ी के साथ साथ युवा पीढ़ी के भी निकट थे। शायद ही ऐसा कोई रचनाकार हो जो इस शादी में ना आया हो। लेखक जगत के स्वागत भाव ने हमें बहुत बल लिया। यह सब बताने का मकसद यह है कि रवि एक आजाद तबीयत इंसान थे। जब तक उनकी कोई आजादी में कोई खलल न डालता, वे दत्तचित्त अपना काम करते रहते। ऊर्जा इतनी कि दफ्तर से आकर कहानी लिखने बैठ जाते। मन होता तो मेरे साथ समुद्र तट की सैर कराते। लौटकर कुछ देर हम लोग दोनों अनुवाद का काम करते। रवि पंजाबी उपन्यास का हिंदी रूपांतरण जुबानी बोलते और मैं लिखती जाती। यह काम इसलिए जरूरी था क्योंकि रवि ने अपनी शादी का सूट एक हंगल से उधार लेकर सिलवाया था और उन्हें उसके पैसे चुकाने थे। उन दिनों शराब से उनका कोई वास्ता न था। हाँ, सिगरेटें पीते थे। मैं SNDT विश्वविद्यालय में पढ़ा रही थी। जीवन बढ़िया बीत रहा था। ऐसे थे मेरे रवि। मुझ कवि के अंदर न जाने कितनी कहानियां रच दी उन्होंने। उनके माता पिता, गुरु और दोस्तों ने मुझे हताशा से देखा और मन ही मन नापास कर दिया। किसी को मेरा ठिगना कद खल गया तो किसी को मेरा सांवला रंग। किसी को एतराज था कि मैं इतनी दुबली मरियल क्यों हूं, तो किसी को लगता मुझे चाय भी नहीं बनाना आती। एक एक कर रवि ने सारे एतराज खारिज कर डाले। दोस्त तो पहले ही भी मेरे रहे, पर किसी ने चाव से,
गुरूर से अपने हाथ में मेरा हाथ पकड़कर परचम की तरह लहरा कर यह नहीं कहा, देख लो, यह है मेरी पसंद की लड़की, इसी से शादी करूंगा। यह मेरी दुनिया की सोहनी है। केवल साहित्य जगत के लोगों ने हमारे रिश्ते का समर्थन किया। रवि ने ऐसा ही हाथ उठा करके परचम सा लहरा दिया था, शादी करूंगा तो इसी से, यही है मेरी सोहनी। मोहन राकेश थोड़े नाराज हुए, लेकिन रवि ने इस मोर्चे पर उनकी नाराजगी नजरअंदाज कर दी। मोहन राकेश शादी के इलाके में 2 बार टूटन के शिकार हुए थे। शायद उनकी नजर में शादी और शिकस्त का कोई गहरा ताल्लुक था। लोगों की आशंकाओं को हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा था। हम नॉर्थ प्लेस के रेस्तरां ला बोहीम में बैठते, छुट्टी के दिन मेहरौली चले जाते और कुतुब मीनार की सीढ़ियों पर रवि मुझे पकड़कर चूम लेते। ऐसे थे मेरे रवि। ये है एक प्यार का नगमा है। बहुत कृतज्ञता के साथ ये किताब लिखी गई है। एक एक शब्द से ममता जी अपने प्रेमी को याद करें और बहुत 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 दुलार के साथ, प्यार के साथ, कृतज्ञ हो करके, छुप छुप करके। हम औरतें जरा सा प्यार पाकर कितनी कृतज्ञ हो उठती हैं और हमें लगता है जैसे हमें बनाने वाला यही हमारा प्रेमी है। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि जैसी किताब रवि कथा है, क्या कोई पुरुष भी ऐसी किताब लिखेगा जिसमें लिखा हो, हर कदम हमने आशिकी की है, जो ये ना कहे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मान। हर कदम हमने आशिकी की है, यह भी फैज ने ही लिखा है, और यह भी कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। शायद पुरुषों की दुनिया ऐसी होती है कि उन्हें अमर होना होता है, और हम लोगों की दुनिया ऐसी कि हमें प्यार करना और प्यार पाना होता है। तो यह है आज की जिंदगानी की मेरे द्वारा कही कहानी नहीं, सिर्फ सुनाई जिंदगानी।